तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए बात कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान जुओ कैंगमिंग से फाइट कर रहा था। उनके बीच बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, ठीक है। उसके बाद जियोयान जुओ कैंगमिंग का एक हाथ काट देता है और वहाँ पर एक ड्रैगन क्लैन का एक एल्डर अपीयर हुआ था जो जुओ कैंगमिंग को वहाँ से लेके चला जाता है, ठीक है। तो हमने एपिसोड वहीं पर ख़त्म कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान मानियन को वो जुओ कैंगमिन से प्राप्त ड्रैगन क्लॉ को दे देता है और बोलता है कि यह तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। असल में कुछ समय पहले जियोयाओ ने एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड एसेंस का उपयोग करके एजियो ड्रैगन टेक्निक को और अधिक शक्तिशाली बना दिया था। यदि ऐसा ना हुआ होता तो जियोयान कभी भी इतना अनमोल ड्रैगन क्लॉ सीधे मानियन को नहीं देता, क्योंकि जियोयाओ की वर्तमान स्थिति में यदि वह ब्लड एसेंस की एक भी बूंद निकालता तो वह उसके लिए अत्यंत हानिकारी हो सकता था। लेकिन मानियन ने उसे आश्वस्त किया था कि उसने कहा था कि एंशियंट ड्रैगन मिरर के भीतर उसके पास अनगिनत संसाधन मौजूद है और यदि ब्लड एसेंस की एक बूंद खर्च हो भी जाए तो उसकी भरपाई शीघ्र ही की जा सकती है। इसी बात ने जियोयान को राहत दी थी। मानियन ने सावधानी से ड्रैगन क्लॉ को स्वीकार किया। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी। उसने बिना कुछ कहे उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह उपहार इतना मूल्यवान था कि शब्दों में उसका धन्यवाद व्यक्त करना असंभव था। उसका सेंट कोर लंबे समय से एक शक्तिशाली ऊर्जा की तलाश में था और अब इस ड्रैगन ब्लड की सहायता से जब वह फ्यूचियस स्टेट में प्रवेश करेगा तो उसकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। लेकिन जियोयान यहीं नहीं रुका। उसने अपनी उंगलियां हल्के से मोड़ी और फिर उसने एक और वस्तु निकाली। वह थी पर्पल गोल्डन कलर की एक रक्त बूंद। वह आकार में बस नाखून जितनी छोटी थी, लेकिन उसके भीतर छिपी हुई भयानक ऊर्जा से प्रचंड थी। और यह जियोयान ने शांत स्वर में कहा, यह एंशियंट डार्क फ्लेम ड्रैगन का ट्रू ब्लड है। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। जिस ड्रैगन एम्परल फ्लेम की तुम तलाश कर रहे हो वह इसी ड्रैगन के शरीर में जन्मी थी। उसने वह रक्त बूंद मानियन को सावधानी से दे दी। यह सीनियर रिंग तियालनी की हड्डियों पर लगे काले धब्बों को मिटा सकती है। यह रक्त जियोयाओ ने उसे दिया था। उसके लिए यह बस एक साधारण बूंद थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे इसे जियोयान को सौंप दिया था। लेकिन उनकी शक्तियों के बीच मौजूद विशाल अंतर के कारण मानियन को अभी भी जियोयाओ से मिलने की अनुमति नहीं थी। रक्त को स्वीकार करते ही मानियन की आंखें भारी हो गई। उसने धीरे से सिर झुकाया। धन्यवाद, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैं भविष्य में इस उपकार का प्रतिदान अवश्य करूंगा। जियोयान बस मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने यह भी नहीं बताया कि यह रक्त वास्तव में एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड से जुड़ा हुआ था। यह रहस्य केवल एंशियंट ड्रैगन मिरर के एल्डर्स और स्वयं जियोयान को ही पता होना चाहिए था। दोनों इस स्थान पर अधिक देर नहीं रुके। जैसे ही मानियन थोड़ा स्वस्थ हुआ वे तुरंत वहां से निकल गए, क्योंकि अब कैंगमिन ड्रैगन क्लैन को इस स्थान का पता चल सकता था और यदि वे यहाँ रुकते तो वे निश्चित रूप से उनका शिकार बन जाते। इस प्रकार एक नई शत्रुता जन्म ले चुकी थी और यह कोई साधारण दुश्मनी नहीं थी। जियोयाओ की गंभीर चोटों के कारण यह लाइफ एंड डेथ हेट्रेड बन चुकी थी। दूर एक आइस वर्ल्ड फैला हुआ था, इतना ठंडा कि यहाँ तक कि स्पार्टियल स्टॉर्म्स भी बर्फ के क्रिस्टलों से ढके हुए प्रतीत हो रहे थे। चारों ओर शानदार आइस आर्किटेक्चर खड़ी थी। वह दृश्य इतना सुंदर था कि वह किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत होता था। उस बर्फीली दुनिया के बीच एक विशाल नदी बह रही थी। वह नदी इतनी विशाल थी कि वह किसी कैंगमिन ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी जैसी प्रतीत होती थी। वह पूरी दुनिया को पार करती हुई अंततः एक एंडलेस ओशन में विलीन हो जाती थी। उसे कहा जाता था कैंगमिन ड्रैगन हेवनली रिवर। यही वह स्थान था जहां कैंगमिन ड्रैगन क्लैन की सबसे शक्तिशाली होली टेक्निक्स में से एक हेवनली रिवर फ्लाइट का अभ्यास किया जाता था। इस टेक्निक को साधने के लिए हेवनली रिवर वाटर अनिवार्य था। हजारों वर्षों में कैंगमिन ड्रैगन क्लैन की नई पीढ़ी में से केवल एक व्यक्ति इस टेक्निक को सफलतापूर्वक सीख पाया था और आज वही प्रतिभाशाली व्यक्ति जुओ कैंगमिन इस गैलेक्सी रिवर में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह नदी की ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर की गंभीर चोटों को धीरे धीरे ठीक कर रहा था। अचानक
आकाश में एक भयानक गर्जना गूंजी। मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? हेवनली रिवर के ऊपर एक विशालकाय बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी लंबी पर्पल बियर्ड हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखों में भयानक क्रोध जल रहा था। उसके बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था। वह काले वस्त्र पहने हुए एक वाइड सेंट था, लेकिन उसके सामने खड़े उस पर्पल बियर्ड एल्डर की आभा इतनी प्रचंड थी कि वह अभी भी उसके सामने असहज महसूस कर रहा था। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, वह एक नवयुवक था। कहा जाता है कि उसने स्प्रिट मैंसन में जियांग यू से युद्ध किया था। उसकी आवाज भारी थी, उसकी गति अत्यंत भयावह है और जिस ऊर्जा पर उसने महारत हासिल की है वह इन यांग सेल्ट मास्टर की इन यांग एनर्जी सोर्स प्रतीत होती है। पर्पल बियर्ड एल्डर की आंखें ठंडी हो गई। वह लंबे समय तक चुपचाप युवक कैंगमिंग को देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। उसकी आवाज गहरी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि उसके भीतर ट्रू ड्रैगन ऑरा भी मौजूद थी। यह सुनकर ब्लैक रोब्ड एल्डर चौंक गया। ट्रू ड्रैगन? उसने तुरंत कहा, यह असंभव है। क्या वह एंशियंट डार्क फ्लेम ड्रैगन क्लैन का सदस्य हो सकता है? उसने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, यह बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन पर्पल बियर्ड एल्डर की आंखें और भी ठंडी हो गई, चाहे वह उस क्लैन से हो या नहीं। उसने धीरे धीरे कहा, अब वह महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी आवाज कठोर हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रू ड्रैगन प्रकट हो चुका है। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। क्या क्या उस बच्चे जू हुआंग में सच में ऐसी क्षमता है? पर्पल बियर्ड एल्डर ने अपनी आंखें सक्रिय कर ली। वह कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उसकी पर्पल आई में अचानक भयानक चमक उभरी। धिक्कार है। वह दांत पीसते हुए बोला, यह वही बदमाश है जियो याओ। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग तुरंत समझ गए। उसकी सफेद भौहें कसकर सिकुड़ गईं। संभवतः वही है। पर्पल बियर्ड एल्डर ने गहरी आवाज में कहा, यदि हाल के वर्षों में कोई ट्रू ड्रैगन प्रकट हुआ होता तो एंशियंट डार्क फ्लेम ड्रैगन क्लैन यह समाचार अवश्य फैलाता, ताकि मेरे बेटी की ब्लड लाइन को दबाया जा सके। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। और वह युवक जिसने जियांग जुआनटोंग से युद्ध किया, उसने निश्चित रूप से जू हुआंग को देखा होगा। वह धीरे से गुर्राया और संयोग से वही बदमाश जियो याओ एंशियंट डार्क फ्लेम ड्रैगन क्लैन में भाग गया। उसका क्रोध अब नियंत्रण से बाहर था। वह गरज उठा, तुम सब निकम्मे हो। तुम एक साधारण हेवनली वनरेबल को भी नहीं रोक सके। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा कड़वाहट से भर गया। उसे अचानक एक पुरानी घटना याद आई। जब जियो याओ भाग रहा था तब उसने उसके ब्लड एसेंस की कुछ बूंदें पी ली थी। वह उस समय वह हैरान था कि एक डिवाइन वनरेबल का ब्लड एसेंस इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। वह रक्त वास्तव में ट्रू ड्रैगन ब्लड का था। गंभीर सभा हाल के भीतर, जहां प्रेसिडेंट ड्रैगन क्लैन की ऊर्जाओं दीवारों पर धीमे धीरे लहरों की तरह कंपन कर रही थी, एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था। सेक्ट लीडर, अब यह सब कहने का समय नहीं है। मेरी विनम्र राय में अब सबसे उचित उपाय है कि यंग क्लैन लीडर को जल्द से जल्द एक सच्चे ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन का वंश प्राप्त हो जाए, ताकि वह स्वाभाविक रूप से उससे मुकाबला कर सके। उस शांत वातावरण को चीरती हुई यह आवाज अचानक गूंजी। सभी की निगाहें मुड़ गई। सन्नाटे के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसका झुका हुआ शरीर मानो समय के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी सांसें बेहद धीमी थी, जैसे हर श्वास एक संघर्ष हो, और उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो अगला ही क्षण उसकी आखिरी सांसें हो सकता है। अगर तुम ना होते तो कैंगमिन ड्रैगन क्लैन में ड्रैगन ब्लड लाइन की केवल 2 ही शुद्ध परंपराएं बची होती। उसे देखते ही पर्पल बियर्ड एल्डर ने एक ठंडी गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में दबी हुई झुंझलाहट साफ झलक रही थी। अगर यह बूढ़ा व्यक्ति पहले ही बोल पड़ा होता, अगर उसने अपने अहंकार को त्याग दिया होता, तो जियो याओ आज जीवित ना होता। अब बहुत देर हो चुकी है। उसका ब्लड लाइन मिंग यांग एंशियंट ड्रैगन क्लैन से अधिक मेल खाता है, बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में थकान और दूरदर्शिता का मिश्रण था। भले ही हम उसे अपने पास रखें, वह यंग क्लैन लीडर के साथ स्वाभाविक रूप से असंगत रहेगा और भविष्य में समस्याएं अवश्य उत्पन्न होंगी। उसकी आवाज में एक ऐसी निश्चितता थी जो किसी भविष्य वक्ता की चेतावनी जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसे में उसने एक लंबी सांस ली, मानो अपने भीतर की बची हुई शक्ति को समेट रहा हो। जब मेरा पुत्र जाग जाएगा तो मैं उसे गैलेक्सी में भेजूंगा, जहां उसके ब्लड लाइन में परिवर्तन किया जाएगा।
उसकी आंखों में अचानक एक हल्की चमक उभरी। हमारे कैंगमैन ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन के पूर्वजों की काउंटलेस हेरोइक स्पिरिट उसकी रक्षा करेंगी और मेरा पुत्र निश्चित रूप से एक ट्रू ड्रैगन बनेगा। यह सुनते ही पर्पल ब्रिगेड एल्डर का धैर्य टूट गया। उसने झुंझलाकर अपना हाथ झटका और उसकी अजगर जैसी आंखें, उसकी ड्रैगन जैसी आंखों में अब खुली हुई हत्या की भावना भड़क उठी। एक बार डार्क फ्लेम ऐसी ड्रैगन ब्लड लाइन नष्ट हो जाए, उसकी आवाज भारी और ठंडी हो गई, तो इस ग्रेट वर्ल्ड में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। हाल की हवा अचानक और भारी हो गई। समय बीतता गया। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में लौटे हुए कई महीने गुजर चुके थे। साउथर्न स्पिरिट रीजन की यात्रा जियोयान और मानियन दोनों के लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध हुई थी। अनगिनत अनुभव, अनगिनत रहस्य और ऐसी सच्चाइयां जो साधारण कल्टीवेटर के लिए अकल्पनीय थी। फिर भी जियोयान के मन में एक हल्की कसक रह गई थी। उसे नाइन कलर ड्रैगन क्लेन जाने का अवसर नहीं मिला और ना ही वह काइलिन से मिल पाया। लेकिन नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में जो कुछ हुआ, उसने इस अफसोस को काफी हद तक शांत कर दिया। दूर से जब निंग इंपीरियन फैमिली का विशाल निवास दिखाई दिया तो जियोयान के भीतर भावनाओं का एक जटिल तूफान उठ खड़ा हुआ। वह मानियों की तरह उत्साहित नहीं था। साउथर्न स्पिरिचुअल रीजन में उसने जो देखा था, जो अनुभव किया था, वह सब वह किसी से साझा नहीं कर सकता था। टर्बिड वैली, यिन यांग सेंट मार्टर और मिंग यांग एंशिएंट ड्रैगन क्लैन द्वारा जियो याओ की वास्तविक पहचान का पता चल जाना, इन कुछ महीनों में उसने जो देखा था वह कई वर्षों के अनुभव के बराबर था। विशेषकर टर्बिड वैली का रहस्य, यिन यांग सेंट मास्टर का जीवित होना, यह ऐसा रहस्य था जो यदि उजागर हो जाए तो पूरा ग्रेट वर्ल्ड की नींव हिला सकता था। और फिर एम्परर कुन, एक ऐसा अस्तित्व जो शायद कभी खुले रूप में सामने नहीं आएगा। इन यांग सेंट मास्टर की दृष्टि में 9 डिसाइबल का विद्रोह भी मात्र एक तुच्छ घटना थी और फिर भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, चाहे पूरा ग्रेट वर्ल्ड नष्ट क्यों ना हो जाए, वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह विचार जियोयान के मन पर एक भारी छाया की तरह मंडरा रहा था। निंग इंपीरियल फैमिली में लौटते ही मानियन उत्साह से भर उठा। उसने निंग तियानलिंग का स्वागत किया और साउथर्न स्पिरिट रीजन में घटित हर एक घटना को विस्तार से सुनाने लगा। जैसे जैसे वह बोलता गया, निंग तियानलिंग और निंग इंग के चेहरे पर आश्चर्य गहराता गया। विशेषकर जब उन्होंने सुना कि वे टर्बिड वैली में प्रवेश कर चुके थे। निंग तियानलिंग तो खुशी से लगभग उछल पड़ा। लंबे समय तक मौन छाया रहा और फिर, हमारा युग सचमुच समाप्त हो चुका है, निंग तियानलिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज में पहली बार एक सच्ची स्वीकृति थी। अब जीने का समय तुम्हारा है। उस क्षण उसका सारा अहंकार जैसे बिखर गया। वह अब एक महान शासक नहीं बल्कि केवल एक वृद्ध व्यक्ति प्रतीत हो रहा था जिसने समय के सामने झुकना स्वीकार कर लिया हो। इसके बाद जियोयान ने किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की। उसने निंग इंग से एकांत स्थान की व्यवस्था करने को कहा और फिर वह गहरे कल्टीवेशन में प्रवेश कर गया। इस बार का उसका लक्ष्य स्पष्ट था, इल्यूजनरी एम्परर वेस्ट सोल फ्लेम को ऑब्जर्व करना। ब्लू और रेड कलर की वह अद्भुत फ्लेम एम्परर फ्लेम में 18th स्थान पर स्थित है। वर्षों पहले स्टार डोमेन के हेवनली मेडिसन माउंटेन रेंज में स्टार लुओ कॉल्ड्रॉन के भीतर उसने इसे जियो याओ को सौंपा था और अब कई वर्षों बाद वह फ्लेम पुनः उसके हाथों में लौट आई थी। जियोयान को जियांग जुआनटांग के 10 स्क्रिप्चर न मिलने का कोई विशेष अफसोस नहीं था। अब वह बहुत कुछ समझ चुका था। टू एम्परर फ्लेम्स एक अर्थ स्क्रिप्चर को बैलेंस कर सकती थी, लेकिन उसकी शक्ति अर्थ स्क्रिप्चर से नहीं बढ़ती थी। इसके विपरीत जितनी अधिक अर्थ स्क्रिप्चर्स होंगी, उतना ही बर्निंग टेक्निक के भीतर मौजूद पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट में छिपा सुप्रीम फिगर उस पर प्रभाव डालता जाता। अगर वह इस फ्लेम को ऑब्जर्व कर लेता तो उसके पास सिक्स एम्परर फ्लेम्स हो जाएंगी और तब तीनों अर्थ स्क्रिप्चर पूर्ण संतुलन में आ जाएंगी। स्टार डोमेन में अभी भी 2 एम्परर फ्लेम्स मौजूद थी और जियोयान उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी तरह दृढ़ था, लेकिन वह सावधान भी था। वह अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को नियंत्रित करना चाहता था, उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता था। पिछली 5 एम्परर फ्लेम्स को ऑब्जर्व करने के अनुभव के कारण इल्यूजनरी एम्परर वेस्ट सोल फ्लेम को ऑब्जर्व करना उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं रही। उसके भीतर जियोई, जो सभी एम्परर फ्लेम की प्रबंधक थी, ने स्वाभाविक रूप से
नेतृत्व संभाल लिया। उसकी उपस्थिति के सामने वह फ्लेम केवल एक क्षण के लिए ठहरी और फिर मानो किसी अदृश्य आदेश का पालन करते हुए सीधे से वह धीरे से जियो की बाहों में समा गई। बूम! एक मुंह मतलब एक साइलेंट विस्फोट उसके भीतर गूंजा। सख्त बढ़ी लेकिन यह वृद्धि सीमित थी। जियोयान केवल वाइड ला रियलम के इनिशियल स्टेज से मिड स्टेज तक ही पहुंच सका। फाइनल स्टेज की दहलीज अभी भी उससे दूर थी। यह देखकर उसके होठों पर एक हल्की असहाय मुस्कान उभर आई। अगर 18th रैंक की फ्लेम ऐसी है, उसने मन ही में सोचा, तो आगे की फ्लेम से क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। अब हर नई फ्लेम केवल उस विशाल ग्रंथ में एक और पृष्ठ जोड़ देगी जो उसके भीतर मौजूद था। फ्लेम के पूर्ण ऑब्जॉर्प्शन के बाद वह विशाल पुस्तक एक बार फिर प्रकट हुई। उसके पृष्ठों पर एक नई छाप उभरी, एक और अध्याय जुड़ गया। उसे देखते ही जियोयान के भीतर एक गहरी अवर्णनीय अनुभूति उठी, मानो उसने बर्निंग टेक्निक को पूरी तरह समझ लिया हो, मानो संतुलन अंततः प्राप्त हो गया हो। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। कमरे में शांति थी लेकिन उसके भीतर एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था। स्पिरिचुअल रीलम में जो कुछ भी था अब समाप्त हो चुका था। उसने शांत स्वर में स्वयं से कहा। अब उसकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। सेंट्रल रीजन में लौटने का समय आ गया है। एक हल्की रहस्यमय मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। देखते हैं सेन लुओ कार्मिक फ्लेम मेरे लिए क्या आश्चर्य लेकर आती है। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन की ठंडी गहरी ऊर्जा के बीच जियोयान ने अपेक्षा से कहीं अधिक समय बिताया। यह केवल निंग तियानलिंग के आतिथ्य का सम्मान करने के कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक और कारण छिपा था। झाई हुआयू की अंतिम इच्छा। निंग इंपीरियल फैमिली में कुछ समय बिताने के बाद जियोयान शांतिपूर्वक झाई इंपीरियल फैमिली की ओर बढ़ गया। वहां उसने झाई मुयुए को देखा, एक युवती जिसकी आंखों में असाधारण बुद्धिमत्ता की चमक थी और जिसके भीतर एक छिपी हुई क्षमता धीरे धीरे जागने को तैयार थी। जियोयान के मार्गदर्शन में केवल कुछ ही हफ्तों के भीतर उसकी शक्ति में अद्भुत वृद्धि होने लगी। हर दिन हर साधना शस्त्र उसके भीतर छिपी प्रतिभा को और अधिक उजागर कर रहा था। वह केवल एक प्रतिभा नहीं थी, वह एक भविष्य थी जिसे गढ़ा जा रहा था। जब झाई वायु का अंत हुआ था, उस समय झाई जंगयांग उसके साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से उस अंतिम क्षण को देखा था और उसी क्षण उन्होंने उसकी अंतिम इच्छा को भी अपने हृदय में अंकित कर लिया था। झाई मुयू को अपनी ही पुत्री की तरह मानना। इसी कारण झाई इंपीरियल फैमिली के अधिकांश संसाधन अब एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे थे। झाई मुयुए यह केवल प्रशिक्षण नहीं था, यह एक विरासत का निर्माण था। एक पीढ़ी जो दूसरी पीढ़ी की शक्ति से पोषित हो रही थी। झोई से जियोयान ने उस अंतिम इच्छा का असली अर्थ जाना। यह केवल एक भावनात्मक निवेदन नहीं था, यह एक चेतावनी थी। 9 डिसाइबल्स के जन्म के बाद झोई की आवाज अब भी उसके मन में गूंजती थी। झाई इंपीरियल फैमिली इस कायोटिक वर्ल्ड में अकेले जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए झाई हुआयू ने अपने ब्लड लाइन की अंतिम चिंगारी को बचाने का निर्णय लिया था। बहुत देर तक विचार करने के बाद जियोयान ने यह सत्य झाई जेंगयांग के सामने रखा और एक सच्चे क्लैन हेड की तरह झाई जेंगयांग ने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। उस क्षण से झाई मुयुए का प्रशिक्षण और भी तीव्र हो गया। झाई इंपीरियल फैमिली के बाहर वार्ड में खड़े होकर जियोयान ने एक बार फिर उस ग्रैंड सिटी की ओर देखा। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के 3 ग्रेट इंपीरियल फैमिलीज में से एक साम्राज्य जो समय के प्रवाह में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक हल्की उदासी उभरी। झाई हुआयू एक ऐसा व्यक्ति जो और भी महान बन सकता था, लेकिन यही इसी भूमि पर वह पराजित हो गया। यह केवल उसका ही नहीं, जियांग जुआनटोंग का भी एक अधूरा अफसोस था। दूसरी ओर निंग तियानलिंग का रवैया निंग इंग के प्रति पूरी तरह बदल चुका था। मानियन के अनुसार वह शीघ्र ही बारबेरियन रीलम की यात्रा पर निकलने वाले थे। वर्तमान में नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस मान झोंगसान के अधीन था और जब वह लौटेगा तो अपने पिता के बाहर आने की प्रतीक्षा करते हुए वह बारबेरियन टावर में प्रवेश करेगा। वह स्थान जहां अजीब रहस्यमय अनुभूतियां उनका इंतजार कर रही थी। अलविदा स्पिरिचुअल रीलम। आकाश में खड़े होकर नीचे फैले उस अनंत संसार को देखते हुए जियोयान ने मन ही मन धीरे से कहा और फिर बिना पीछे देखे वह मुड़ गया। उसका शरीर हल्की गति से आगे बढ़ा। अगले ही क्षण वह लाखों मील दूर जाकर रुका।
अगले ही पल वह लाखों मील दूर जा चुका था। शायद वह भविष्य में फिर लौटेगा, लेकिन अभी उसकी दृष्टि केवल एक ही दिशा में केंद्रित थी, ग्रेट वर्ल्ड का हृदय, सेंट्रल रीजन। लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे जब जब से उसने मिडिल रीजन छोड़ा था। ताइयांग माउंटेन पर एंशिएंट एम्परर ने उसे 5 ईयर्स की सीमा दी थी और अब उन 5 वर्षों में से 3 वर्ष बीत चुके थे। समय तीव्र गति से फिसल रहा था। हालांकि उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, फिर भी वह पर्याप्त नहीं थी। झाई मुइयो को साधना सिखाते समय जियो यान ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया था और अंततः उसने निर्णय ले लिया। सेंट्रल रीजन लौटने से पहले उसे स्टार डोमेन जाना होगा। वहां 2 एम्परर फ्लेम्स उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि उनका रैंक उच्च नहीं था, लेकिन वे कुछ नहीं थे तो बेहतर ही थी। कम से कम वे उसे एक अर्थ स्क्रिप्चर के साथ सुरक्षित फ्यूजन की क्षमता प्रदान कर सकती थी। हैमन, जिसने कभी उसे एक पा की तरह इस्तेमाल किया था, मतलब बच्चे की तरह, ठीक है, उसे स्टार डोमेन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब वर्षों बाद वह वही युवक नहीं रहा। अब उसके पास प्रतिरोध करने की शक्ति थी। एजोर ड्रैगन टेक्निक की अंतिम 2 चालें, उसके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड थे और 6 एम्परर फ्लेम्स का फ्यूजन फायर लोटस का निर्माण करता था। एक ऐसी शक्ति जो व्हाइट सेंट तक का सामना कर सकती थी जब तक कोई ट्रू सुप्रीम सेंट हस्तक्षेप न करे। मून हेवन ब्रश, स्टार हेवन स्टेल, इन दोनों के साथ जियो यान को विश्वास था कि सुप्रीम सेंट इतनी आसानी से मॉर्टर रियल में अवतरण नहीं करेगा, और यदि वे आए भी तो भी उसके पास स्केप करने की क्षमता थी। लेकिन उसके लक्ष्य यही समाप्त नहीं होते थे। स्टार डोमेन के बाद वह जियो क्लैंग जाएगा, जहां जियो तियान कांग उसका इंतजार कर रहा था, वह व्यक्ति जो सुप्रीम सेंट रिलम में प्रवेश के रहस्यों को जानता था। और फिर एजोर लोटस स्वार्ड सेक्ट, जहां जूनर थी। समय कम था, बहुत कम। अब किसी और दिशा में देखने का अवसर नहीं था। मूवमेंट टेक्निक की सहायता से कुछ ही दिनों में उसने फॉरेस्ट रीजन पार कर लिया था। उसके मन में अब भी वही दृश्य जीवित था, एब डेमन का बलिदान, ट्रू ड्रैगन का प्रकट होना और नेडर वर्ल्ड से आए उस रहस्यमय व्यक्ति का आगमन। हर एक क्षण उसकी स्मृति में स्पष्ट रूप से अंकित था। फॉरेस्ट रीजन की सीमा पर पहुंचकर उसे टेलीपोर्टेशन एरे की आवश्यकता नहीं रही। अब वह वाइल्ड ला रिलम के मिड स्टेज में था। उसकी स्पाटियल पावर एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने अंतरिक्ष को चीर दिया और उसमें प्रवेश कर गया। उसके पीछे केवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ वाइड ही रह गया। बैटलफील्ड आकाश घने बादलों से ढका हुआ था और उसी आकाश को चीरती हुई एक ठंडी चमकदार रोशनी बिजली की तरह दौड़ रही थी। उसकी गति इतनी इतनी तीव्र थी कि मानो वह स्वयं स्पेस की परतों को भेद रही हो। नीचे अनंत पर्वत श्रृंखलाएं उसकी ऊर्जा के दबाव से लगातार टूटती जा रही थी। क्षण भर में हजारों मील तक फैले पर्वत ध्वस्त हो गए। असंख्य स्पीड बीट्स उनके नीचे दबकर समाप्त हो गए। धिक्कार है, क्या तुम सिर्फ भाग ही सकते हो? पीछे एक काली आकृति पूरी गति से उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह उस चमकदार रोशनी की गति को छू भी नहीं पा रही थी। उसकी झुंझलाहट अब क्रोध में बदल चुकी थी। पहले मुझे पकड़ो। आगे दौड़ती हुई रोशनी के भीतर से एक ठंडी हंसी गूंजी। वह एक युवक था, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ। उसकी आंखें शांत, ठंडी और पूरी तरह भावहीन थी। उसकी भौहों में एक उग्र अहंकार झलक रहा था। उसके बिखरे हुए काले बाल कंधों पर लहरा रहे थे और उसका चेहरा मानो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को तुझ समझता था। एक ऐसा अस्तित्व जो किसी भी सीमा में बदलने वाला नहीं था। अचानक वातावरण में एक तीखी जलती हुई आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने शांत आकाश को चीर दिया हो। अरे तुम कितने अभिमानी हो! डेसोलेट सेक्ट ने तुझे अपने बेटे की तरह पाला पोसा, तुझे अपना अगला क्लैन लीडर बनाने के लिए तैयार किया। तूने ऐसा विद्रोही काम करने की हिम्मत कैसे की? क्या एम्परर इन द्वारा तेरी प्रतिभा पर किए गए निवेश के लिए तेरे मन में कोई सम्मान नहीं है? काले वस्त्रों में लिपटी हुई वह आकृति अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। वह एक मोहक रूप से संतुलित और सुडौल कायल, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे छिपी एक बर्फीली निर्ममता थी। उसकी आंखें पूरी तरह भावहीन थी, जैसे उनमें कोई मानवीय भावना बची ही ना हो। वह तेजी से भागते हुए उस युवक का पीछा कर रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा उबल रहा था, हर शब्द जैसे हेवन को झकझोर रहे हों। युवक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी गहरी चमक को थी। डेसोलेट गेट, ये सब बकवास है क्या? मुझे इससे क्या लेना देना? उसने अपनी गति धीमी कर दी।
अब वह भाग नहीं रहा था बल्कि ठहर कर सामना कर रहा था। काली पोशाक वाली महिला उसके सामने आकर रुकी। उसके चेहरे पर हल्का आश्चर्य और अनिश्चितता झलक उठी और उसी पल युवक के होठों पर एक व्यंग्यपूर्वक मुस्कान उभर आई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस बूढ़े आदमी की ताकत से डरकर भागा था? महिला की भौहें तीव्रता से उठी। उसकी आंखों में ठंडक और गहराई और भी बढ़ गई। अहंकारी मूर्ख, एम्परर इन दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी है। तुझे मारना उसके लिए हाथ उठाने जितना आसान है। उसकी आवाज में अब केवल ठंडापन नहीं था, वह एक निर्णय की घोषणा जैसी थी। युवक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह धीरे धीरे हर शब्द को स्पष्ट करते हुए बोला, मैं तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, यहाँ तक कि सुप्रीम सेंट भी नहीं। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। जैसे ही उसके शब्द हवा में फैले, हेमन एंड अर्थ की विशाल ऊर्जन एनर्जी उसके चारों ओर उमड़ने लगी। हवा भारी हो गई, स्थान कांपने लगा। उसकी आंखों में अब केवल एक ही चीज थी, निर्णायक किलिंग इंटेंट। उस समय तो डेसोलेट गेट के जियांग यू को भी ऐसी बातें कहने का अधिकार नहीं था। तुम जो सेंट्रल हेवन डायनेस्टी से भागकर जिस क्षेत्र में आए हो, तुम्हें बोलने की हिम्मत कहाँ से मिली? महिला ने व्यंग करते हुए बिना किसी संकोच के अपनी मूल ऊर्जा को मुक्त कर दिया। क्षण भर में उसकी शक्ति फट पड़ी। वह ऊर्जा वाइल्ड ला रीलम को पार चुकी थी और सीधे ट्रू वाइड सेंट लेवल तक पहुंच चुकी थी। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा और एम्परर रेन्यू को सूचना दूंगा। युवक की आंखों में हत्या का इरादा और भी प्रचंड हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक मामूली वाइट सेंट को भागने दोगी? तुम खुद को बहुत बड़ा समझती हो। उसकी आवाज अब ठंडी नहीं थी, वह शून्य जैसी निर्जीव थी। अब मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई है आगे। और फिर वह अचानक गायब हो गया। कालो वस्त्रों वाली महिला की आंखें फैल गई। उसकी संवेदनाएं पूरी तरह सक्रिय हो गई, लेकिन देर हो चुकी थी। एक दहाड़ के साथ वह उसके पीछे प्रकट हुआ। स्थान जैसे फट गया हो और उसी क्षण एक धीमी भावहीन आवाज सन्नाटे में गूंजी, मार डालो। समय बीत गया। सालों की धूल उस घटना को ढक चुकी थी। एक ढटी हुई चट्टान पर वही युवक बैठा था। उसकी निगाहें दूर कहीं टिकी थी, पूरी तरह उदासीन। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाहें पट्टियों से बंधी हुई थी और उन पट्टियों के नीचे छिपा था डेसोलेट ग्रेड से प्राप्त उसका सबसे बड़ा लाभ। उसने अपनी भुजाओं की ऊपर देखा और एक तिरस्कार भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अचानक उसके मन में एक छवि कौंधी, थंडर क्लाउड क्लैन। वह पिछली मुलाकात और फिर सालों का अंतराल जो पलक झपकते ही बीत गया था। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक उभरी, जियोयान, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छिपी थी एक भयानक दृढ़ता। मैं तुम्हें कैसे मजबूर करूं कि तुम सामने आओ? मैं जियो क्लैन का सफाया कर दूंगा ताकि तुम मुझसे नफरत करो और फिर तुम मेरे पास आओगे। उसके होठों पर एक उग्र पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। और तब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। उधर जियोयान ने जैसे ही स्टार डोमेन में कदम रखा, सुन उसके सामने धीरे धीरे बिखर गया और एक आकृति प्रकट हुई और उसने उसका रास्ता रोक लिया। जियोयान, तुम स्टार रीजन छोड़ दो। वह हेवन गार्जियंस में से एक था। उसका शरीर तारों की रोशनी से जगमगा रहा था और उससे निकल रही ऊर्जा अपार थी। दर्जनों मील दूर खड़े जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यांगचे, स्वयं क्यों नहीं आया? तुम तो बस एक वाइड सेंट हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? उसकी आवाज में व्यंग साफ झलक रहा था। हेवन गार्जियन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम गार्जियन से इस तरह बात कर सको? वह गुस्से से कांप उठा, लेकिन जियोयान बस हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम स्टार रीजन के लोगों की परवाह नहीं है अगर तुम्हें स्टार रीजन के लोगों की परवाह नहीं है तो आगे बढ़ो, देखो क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो। उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास चमक रहा था। जब तक यांगचे स्वयं कार्रवाई नहीं करता, भले ही तुम जीत जाओ, मेरे 9 डिसेबल की मदद के बिना इस स्टार डोमेन का आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। इस उसकी बातों ने वातावरण को और भी भारी कर दिया। तुम मरने के लायक हो। हेवन गार्जियन क्रोध से दहाड़ उठा, लेकिन जियोयान ने केवल एक ठंडी सांस ली। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि गॉड क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम नियंत्रित कर सको। क्षण भर के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर गार्जियन ने कहा, तुम्हारे पास 5 दिन है यहाँ से निकलने के लिए, वरना यांगचे तुम्हें मार डालेगा और तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। यह कहकर वह वाइड में विलीन हो गया और उसके साथ ही आकाश में
स्टार्स की रोशनी भी बुझ गई। जियान कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। एक दिन मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जरूर आऊंगा। अगले ही पल उसने दिशा बदली और साउथ स्टार रीजन की ओर उड़ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वह हजारों मील पार कर गया था। उसका लक्ष्य था क्रिम्सन ड्रैगन माउंटेन, वह स्थान जिसे अनगिनत लोग पवित्र मानते थे, जहां रहता था क्रिम्सन ड्रैगन ट्रूमैन, एक उच्च श्रेणी का एल्केमिस्ट जिसकी शक्ति हेवनली वनरेबल के समान थी। लेकिन आज वह मिथक टूटने वाला था। जियोयान, मैं एक प्रतिष्ठित 8 रैंक का एल्केमिस्ट हूँ। हैमन भी मुझे जानता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। क्रिम्सन ड्रैगन ट्रू मैन की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन जियोयान बिल्कुल शांत था। मुझे ढूंढ ढूंढ कर मारने के तुम्हारे सेखी भरे शब्द कहाँ गए? उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। एक ही झटके में डिवाइन पावर उमड़ी और अगले ही पल क्रिम्सन ड्रैगन ट्रूमैन की मृत्यु हो गई थी। उसकी बारबरिक एम्परर डिस्ट्रक्शन फ्लेम अब जीवयान के अधीन थी। आधे दिन बाद ईस्टर्न स्टार रीजन में एक और एम्परल फ्लेम प्राप्त हुई, वाइड स्प्लिट एम्परल फ्लेम। उसका स्वामी चीखते हुए राख में बदल गया था। 2 एम्परल फ्लेम्स अब उसके पास थी, लेकिन जीवयान रुका नहीं। उसने उन्हें बस एक तरफ रखा और उसकी दिशा बदल गई। जियो क्लैन टाइकांग प्रांत। एक समय यह भूमि गौरव, शक्ति और इतिहास की धड़कनों से गूंजती थी। जियो क्लैन जिसने कभी जियो ताइकिंग के शासनकाल में अपने स्वर्णिम युग को छुआ था, अब केवल अपने ही प्राचीन अभिलेखों में उस महिमा की छाया ढूंढ रहा था। वह युग अब एक किंवदंती बन चुका था। जियो ताइकिंग, वह व्यक्ति जो उस गौरव को फिर से जीवित कर सकता था, वह उस विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी था। लेकिन 9 डिसाइपल्स के कारण वह अपने जीवन के चरम पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक ऐसा अंत जो केवल दुखद ही नहीं बल्कि क्रूर भी था। वह व्यक्ति जिसे इन यांग सेट मास्टर तक पूछते थे, आज केवल इतिहास के पन्नों में बचे थे। आज के स्टार डोमेन में जियो क्लैन अभी भी एक प्रतिभाशाली शक्ति है, लेकिन 4 ग्रेट फैमिलीज के बीच जियांग क्लैन निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली बन चुका था। भले ही जियांग यू अब मौजूद ना हो, लेकिन उसकी छाया अब भी पूरे वंश पर छाई हुई थी। उसके बाद आने वाले युवा जियांग हाओ और जियांग साओ टियान थे, जिनकी जिनकी असाधारण प्रतिभा के धनी थे। फिर भी जियांग युग की प्रतिष्ठा इतनी प्रबल थी कि उनकी अपनी चमक दबकर रह जाती। लेकिन जो समझते थे वे जानते थे कि उनकी शक्ति को कम आंकना मौत को आमंत्रण देने जैसा था। झो क्लैन झो बुई और झो जिंगयू के नेतृत्व में सेंट्रल रीजन में प्रवेश कर चुके थे। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने 3 ग्रेट डायनेस्टीज में अपनी जगह बना ली थी। उनकी प्रतिभा पर संदेह करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं था। कांग फैमिली 4 ग्रेट एकेडमी प्रतियोगिता के बाद मानो गायब हो गया था। कोई खबर नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन कांग फैंग, उसका नाम अभी भी हवा में गूंजता था। वह एक ऐसा प्रतिभा था जिसे बेजोड़ कहना भी कम लगता था। वर्षों से लापता होने के बाद कोई नहीं जानता था कि जब वह लौटेगा तो किस स्तर पर होगा, क्योंकि एक समय वह जियांग हाओ और जियांग साओ टियान से भी आगे था, और इसी सबके बीच जियाओ यंस धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। जियो ई जिसे उनकी आशा माना जाता था, वह भी लुलु अकेडमी के शीर्ष 3 विशेषज्ञों में स्थान नहीं बना सका। हालांकि जियोयान, मु युयांग और लिन दाओ भी उसे हरा नहीं पाए थे। फिर भी वास्तविक अंतर समय के साथ स्पष्ट होता गया है। जियो क्लैन के पास संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन प्रतिभा वह पीछे रह गई। जियो क्लैन का मुख्य हाल भव्य विशाल, लेकिन वातावरण में एक अदृश्य बोझ लटका हुआ था। क्लैन लीडर को उनकी डिवाइन एबिलिटीज में महान सफलता प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई। ग्रैंड एल्डर की आवाज में सच्ची खुशी थी। उसकी आंखों में राहत झलक रही थी, जैसे वर्षों का भार अचानक हल्का हो गया हो, क्योंकि थंडर क्लाउड क्लैन के लगातार उकसावे और कई अन्य दबावों ने उसे लगभग अकेला और शक्तिहीन बना दिया था। अब क्लैन हेड वापस आ चुके थे। संतुलन शायद फिर से लौट सकता था। औपचारिकताओं को छोड़ते हैं। वाइट बालों वाला अधेड़ व्यक्ति, जिसकी आंखों में समय की थकान साफ झलक रही थी, धीरे से बोला। वह था जियो क्लैन का क्लैन लीडर। इतने वर्षों में क्लैन की स्थिति क्या है? क्या थंडर क्लब क्लैन फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है? मुझे विस्तार से बताओ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपा हुआ गहरा अधिकार था। ग्रैंड एल्डर
बैठ गया और गहरी सांस लेकर बोला, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यह सब हमारे लोगों के लिए है। उसकी आंखों में हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। थंडर क्लाउड क्लैन का हमें बदलने का प्रयास सिर्फ एक भ्रम है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन दो बातें हैं जो हमारे क्लैन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। पहली, हमारे एंसेस्टर जब शून्य में यात्रा कर रहे थे तो उन्हें एक सोल स्टोन मिला। हाल का वातावरण भारी हो गया और वह जियो तियाने में परिवर्तित हो गया। शब्द गिरते ही जैसे पूरा स्थान में सन्नाटा छा गया हो। वह अत्यंत शक्तिशाली है और हम नहीं जानते कि वह किस प्रकार की विपत्ति है। ग्रैंड एंडर के माथे पर पसीना झलक रहा था। उसे याद था थंडर क्लाउड क्लैन से ग्रेट फोफॉन थंडर छीनने की घटना। उस समय वह गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन अब वह गर्व डर में बदल चुका था, क्योंकि जियो तियान ने जियो क्लैन से घोर नफरत करता था और वह कब लौटेगा यह कोई नहीं जानता था। क्लैन हेड ने भौहें सिकोड़ी। वह सोल स्टोन लाखों वर्षों से अपरिवर्तित था। अचानक वह एक जीवित व्यक्ति कैसे बन गया? ग्रैंड एल्डर ने सिर झुकाया। यही दूसरा मुद्दा है। उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। हमारे हमारे क्लैन स्पिरिट को जो कभी लोअर वर्ल्ड में भेजी गई थी, उसके वंशज जियो तियांग कांग की ब्लड लाइन लाखों वर्षों बाद एक डाउडी यहाँ आसीन हुआ है। यह सुनते ही क्लैन हेड की आंखों में स्पष्ट आश्चर्य उभरा। उसका नाम है जियोयान। ग्रैंड लीडर की आवाज में अब एक अजीब मिश्रण था, प्राउड और चिंता। उसने 4 एकेडमी ग्रैंड कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, एक हेवनली वनरेबल को मार डाला और स्टार रीजन पिल कंपटीशन भी जीत ली, और उसी के कारण सोल स्टोन जियो तियानवे में बदल गया। हाल में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन दोनों अब हमारे क्लैन से घृणा करते हैं। जियोयान ने तो साफ कह दिया कि वह ग्रेट वर्ल्ड के जियो क्लैन को स्वीकार नहीं करेगा। क्लैन हेड ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में गहराई बढ़ गई। हमने गलती की है। उसकी आवाज भारी थी। जियो तियान कांग ने हमारे लिए बलिदान दिया और हमने उनके वंश को अनदेखा कर दिया। हमें इसकी भरपाई करनी होगी। ग्रैंड एंडर की आंखों में उदासी थी। यंग जनरेशन सबसे कमजोर है। अगर यह स्थिति जारी रही तो 9 डिसेबल क्लेमिटी के समय हमारा क्लैन समाप्त हो सकता है। जियो को झाओमिंग पैलेस में भेजो, क्लैन हेड ने शांत स्वर में कहा, लेकिन अचानक उसकी भौहें तलवार की तरह उठ गई। उसकी दृष्टि मेन हॉल के बाहर टिक गई। अगले ही पल गर्जना इतनी प्रचंड की पूरा टाइकिंग पैलेस कांप उठा। जियाओ वंश के बूढ़े कमीने, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। आकाश फट गया और एक फटे पुराने वस्त्रों वाला युवक शून्य से बाहर निकला। उसकी उपस्थित बिजली जैसी सी। कौन है वह? ग्रेट एल्डर गुस्से से खड़ा हो गया, लेकिन कोई भी हरकत नहीं करेगा। क्लैन हेड की आवाज ठंडी और निर्णायक थी। यह व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि हेवनली वनरेबल भी इसके सामने अपनी जान जोखिम में डालेगा। मैं खुद जाऊंगा। इतना कहकर वह आकाश की ओर उठ गया। उसकी आधी ऊर्जा उमड़ पड़ी, पूरे टाइकिंग हॉल को एक ढाल में बदलते हुए। ग्रैंड एंडर ने ऊपर देखा और उसकी आवाज कांप उठी। वह जियो तियाने तो आखिरकार वह आ ही गया बदला लेने। आकाश में 2 आकृतियां आमने सामने थी। तो तुम जियो तियाने हो? जियो चू सेंग शांत भाव से आगे बढ़ा। हमारे एंसेस्टर ने तुम्हें नाम दिया, इसलिए मुझे तुम्हें सीनियर कहना चाहिए। जियो तियाने मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान ठंडी थी। तुम कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में क्रूरता चमकी। आज जियो क्लैन का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचेगा। जियो चू सांग की जियो चू सेंग की मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसकी आवाज अड़ी। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम जियो क्लैन के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। क्षण भर का सन्नाटा, फिर जियो तियाने का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसकी आभा विस्फोट की तरह फटी और शून्य कांप उठा। तो फिर तुम्हें मरना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर से कर देना। और अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।